सर, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके मार्फत हम लोग समझना चाहेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है, अधिकारियों के साथ उनका काम करने का तरीका कैसा है, क्योंकि लगभग 6 साल आपने उनके साथ काम किया, 5.5-6 साल, और ऐसे में समझा जा सकता है कि इतना क्लोजली काम करने के बाद ये जो एक्सपीरियंस है ये बड़ा कम जगह सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करें कि आपका उनसे संपर्क कैसे हुआ, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया था? स्वर्गीय श्री जेटली जी ने 20 मई 2014 को, मैं गाड़ी अपनी चला रहा था तो उनका एकाएक फ़ोन आया, 4 बजे थे शाम के, कि तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं अब घर जा रहा हूँ काम करके। तो बोले कि गुजरात भवन आ सकते हैं आप? तो मैंने कहा आ जाऊँगा। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि गुजरात भवन में क्यों बुलाया जा रहा हूँ, तो जाहिर है मिलना होगा। खैर मैं पहुँचा 20 को, कुछ सीधा साक्षात्कार हुआ। मैंने अपने मन की बात कही कि मैं एक युग पुरुष के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ, ये गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी जी को आपने ये कहा? जो पहला लाइन था, पहली लाइन ये थी, और पहले से सोच के गया था। तो वो हंसने लगे और तुरंत उन्होंने करीब 4-5 मिनट में उनका क्या सपना है देश के लिए वो बताया। फिर बोले कि क्या आप मेरी एक सहायता कर सकते हैं, आपका सुना बहुत अनुभव है। तो मैंने कहा आदेश करें। जिम्मेदारी यह थी कि हम सबके अनुसार मंत्रालयों का वितरण किस प्रकार हो, व्यक्ति नहीं जोड़ना था, विषय जोड़ना था। उदाहरण के लिए यदि पेट्रोलियम है, पावर है, कन्वेंशनल है, तो एनर्जी सेक्टर के 4-5 अलग अलग, सोलर है, ये अलग अलग मंत्रालय थे। तो क्या इन्हें एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में एक, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न थे। ट्रांसपोर्टेशन में था, इंफ्रास्ट्रक्चर में था। मैंने अपनी बात 2-3 दिन में पूरी कर दी और गया। तो उस समय जब मैं गया तो स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी भी थे, अमित शाह जी थे, प्रधानमंत्री जी थे। उनका आप कुछ लाए हैं? तो मैंने अपनी बात कागज़ में किया था। मेरी कमी यह थी कि मैं उसको प्रेजेंटेशन मोड में नहीं ले गया था, यद्यपि वहाँ स्क्रीन था, और उससे वह यह अवश्य समझ गए होंगे कि मेरा स्तर उनकी तकनीकी ज्ञान के अनुकूल नहीं है। मैं चला आया, मैंने प्रेजेंटेशन किया तो बल्कि अच्छी तरह याद है, अमित शाह जी ने कहा हाँ ठीक है, इनका एक राय पढ़ी लिखी राय है, लेकिन मुझे तो राजनीति भी करनी होगी, तो इनके हिसाब से तो केंद्रीय मंत्रिमंडल 60 से बड़ा होगा ही नहीं कभी। तो जेटली जी हंसने लगे, कहने लगे वैसे तो मैंने भी ऐसा ही बनाया है जैसा नृपेंद्र जी ने बनाया है, लेकिन मैं तैयार हूँ, आप जैसे कहेंगे वो मैं करूँगा, अब ये चले जाएं तो फिर हम लोग बात करेंगे। तो मैं उठ के चला आया, बाहर वहीं था। 1 घंटे बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया, तब वो अकेले थे, और उन्होंने पूछा क्या आप हमारे साथ काम करेंगे? तो मैंने कहा मेरे लिए स्वर्णिम अवसर होगा। फिर कुछ अड़चने आई, कानूनी अड़चने आई, आप अवगत हैं उनसे। ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा, ऑर्डिनेंस फिर दोनों हाउस से पास हुआ और मैंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। 28 मई को, 26 को सरकार बनी थी, मैंने 28 को कार्यभार। अब आपने पूछा कि ये हुआ कैसे फिर, तो मैंने प्रायः ये चर्चा में आप जैसे मित्रों के साथ बताया है कि संभवतः अखबारों में पढ़ा था कि अहमदाबाद में एक बहुत वरिष्ठ बैठक हुई जहाँ वरिष्ठ मंत्रीगण थे प्रधानमंत्री जी के साथ। अब के रक्षा मंत्री जी, अब के गृह मंत्री जी, अब रही नहीं विदेश मंत्री जी सुषमा स्वराज जी,
परिवहन मंत्री जो वर्तमान में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हैं, गडकरी जी, ये 4-5 लोग थे। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि संभवतः उस चर्चा में यदि उत्तर प्रदेश काडर का प्रधानमंत्री जी ने कुछ आवश्यकता बताई हो, क्योंकि वो बनारस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने जा चुके थे, तो संभवतः श्री राजनाथ सिंह ने बताया होगा कि ये कल्याण सिंह जी के साथ प्रमुख सचिव रहे हैं और उससे पहले वो मुलायम सिंह जी के साथ भी रहे हैं, तो ये प्रमुख सचिव बनने में उनका स्पेशलाइजेशन हो गया है। तो ये संभावना है। कभी राजनाथ सिंह जी ने मुझसे नहीं कहा, न क्लेम किया कि मैंने तुम्हें बनवाया है, न किसी ने भी नहीं चर्चा की। इसमें एक चीज़ देखें सर, जैसा कि मुलायम सिंह के समय आप प्रधान सचिव, कल्याण सिंह के समय प्रधान सचिव, ट्राई चेयरमैन और ब्यूरोक्रेसी का इतना लंबा शानदार अनुभव, उसके बाद जब एक व्यक्ति से मिले जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री के लिए चुने गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो शुरू में उन्होंने अपने टास्क बताए, जैसे स्वच्छता अभियान या घर बनाना, ये जो सपने बताए अपने, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे आपने कैसे देखा उनको? ये मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मुझे स्वच्छता अभियान के बारे में कुछ अजीब सा लगा कि देश का प्रधानमंत्री और स्वच्छता के बारे में चर्चा कर रहा हो। एक ब्यूरोक्रेट होने के कारण मैं वास्तविकता से रिलेट नहीं कर पा रहा था, जो मुझे करना चाहिए था। क्योंकि आप अवगत ही होंगे, संभवतः श्री नरसिम्हा राव जी के समय में, जब मैं सही हूँ, तो यूके के राजा रानी आए थे और उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली तो एक स्लम है, और हम सभी को एज ब्यूरोक्रेट्स बहुत शर्म आई थी कि ऐसा बयान दिया गया है, क्योंकि दिल्ली तो उस समय अधिकारियों से मैनेज हो रहा था। आई शुड हैव रिलेटेड व्हाट पीएम वाज नाउ टॉकिंग। और जब 15 अगस्त को बोले, एक रेड फोर्ट से बोले और स्वच्छता अभियान की बात की और गांधी जी के कार्यक्रम से उसे जोड़ा, और उसके एक दिन या 2 दिन पहले आगे पीछे यहाँ के 2-3 मोहल्लों में गए और मुझे बताया गया कि सुबह 6 बजे जाएंगे, और हम सब तैयार होकर वहाँ पहुँचे थे। तो आप विश्वास माने, एक व्यक्ति के जो कथनी और करनी में आप समझते हैं कोई गैप नहीं है। कहा जाता है लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। तो इनकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट, जो लोग कुछ समय के लिए ही मिलते हैं, वह भी मुझसे आते हैं आधे घंटे बाद, प्रायः बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में, और कहते हैं साहब अजीब है, आधे घंटे मिले लेकिन दिल जीत लिया। दैट करिश्मा जो इनमें था वो इतना इम्पैक्टफुल है that you can't escape from it if you are coming in contact with him. So that is how then the relationship developed, and the rest is history. ये रिपोर्टर के तौर पर सर हमारा भी अनुभव रहा है। कई लोग जब उनसे मिलने जाते हैं ना, उसके बाद मैंने ये धारणा बनाई कि अगर उनके कट्टर आलोचक को भी उनसे मिलने को भेज दिया जाए, तो मिल के जब वो निकलेंगे तो कहेंगे कि नहीं यार, आदमी तो कुछ खास है ये। कई अपोजिशन के नेताओं को ये बात कहते हुए मैंने खुद सुना है अपनी कानों से। तो आगे बढ़े सर, उसके बाद जब मोदी जी के साथ आपने काम करना शुरू किया, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी से, बाकी ब्यूरोक्रेसी से जब उनका संपर्क होता था, तो उस समय की ब्यूरोक्रेसी उनको कैसे देख रही थी? क्या वो पूरी तरह से उनको तैयार नज़र आते थे, या ये लोग अपने माइंडसेट के हिसाब से उनको देखते थे? इन्हें विदेश यात्रा करनी थी, तो जाहिर है बड़ी ब्रीफिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की। तो तत्कालीन विदेश सचिव ने बहुत सिंसियरली यह सोचा कि इन्हें हो सकता है देश का कार्यक्रम पता हो, अंतर्राष्ट्रीय तो दांव पेच दूसरे होते हैं,
जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं। जी तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से ब्रीफिंग शुरुआत की जैसे मोदी जी का क्लास लिया जा रहा है। तो मीटिंग ख़त्म हो गई। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं अकेला था, वो मैं उनके समक्ष बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा, नृपेंद्र जी ये तो नहीं चलेगा। मैंने कहा, सर क्या हुआ? बोले, मुझे तो इस प्रकार से समझा जा रहा है जैसे मुझे पता ही नहीं है इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। तो फिर मेरा तो कोई मौका ही नहीं मुझे मिला कि मैं रिएक्ट करके सवाल पूछूं। तो मैं समझ गया कि देयर इज नाउ अ टेम्परामेंटल गैप बिटवीन द हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल मास्टर दैट इज प्राइम मिनिस्टर। परिणाम स्वरूप इन्होंने बदलने का निर्णय ले लिया। वो बदले गए और आपको मालूम ही है जयशंकर जी आए। तो एक तबका ऐसा अवश्य था जो फील करता था कि एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है, डिटेल्स की कमी हो सकती है। फाइनेंस में भी एक वर्ग में ऐसा था कि ये बड़ा टेक्निकल विषय है और ये प्रधानमंत्री जी को ना नहीं। लेकिन जब पहला बजट प्रेजेंट हुआ और पहले बजट के जो निर्णायक मीटिंग होती है आखिरी दिन, जिसमें आप यस नो डिटेल करते हैं, तो पहले रेवेन्यू शुरू होता है। रेवेन्यू के, क्योंकि वो रिसोर्सेज हैं जी। तो वो रेवेन्यू, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर। तो जब वहाँ इनके डिसीजन को सब लोगों ने सुना तो सभी को आश्चर्य हुआ। और विशेष रूप से जब एक बिंदु आया जिसका थोड़ा पॉलिटिकल ओवरटोन था, तो इनके विचारों को सुनकर सबको आश्चर्य होने लगा। वो था सब्सिडी। कुछ ऐसी योजनाएं प्रस्तुत की गई थी जो लुभानी हो, सार्वजनिक उसमें। ये प्रायः सवाल पूछते थे कि इसका इम्पैक्ट क्या होएगा, कितना खर्चा हो रहा है, ये बिल्कुल ही फ्री तो नहीं माना जाएगा। और इनके मन में एक गुजरात का अनुभव था जो इन्होंने कम से कम 2-3 बार सुनाया होगा। इन्होंने बताया कि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री होने जा रहे थे और बैठक हुई और चुनाव की घोषणा हो गई थी, तो इनसे कहा गया कमरे के अंदर कि आप बाहर जा रहे हैं, आप प्रेस मीट करेगा। और विपक्ष ने यह कहा है कि कृषि में जो बिजली कृषि क्षेत्र में दी जाती है वो फ्री कर दी जाएगी। तो इस पे आपको क्या कहना है, ये मन बना करके जाइए। तो इन्होंने सुना, कुछ हाँ नहीं कहा, ना नहीं कहा, बाहर आए। वही प्रश्न था प्रेस का। तो उन्होंने कहा, मैं फ्री बिजली देने के हक में नहीं हूँ। लोगों ने कहा कि विपक्ष ने कहा है। तो उन्होंने कहा, मैं किसानों से ये पूछूंगा जा कर के कि वो 24 घंटे बिजली चाहते हैं या 2 घंटे बिजली चाहते हैं और वो फ्री मिले। अगर मैं उन्हें 24 घंटे बिजली दे सकूंगा और उनके लिए सेपरेट लाइन ट्रांसमिशन की ड्रॉ कर सकूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो मेरे ख्याल से वह मेरी योजना को स्वीकार करेंगे, फ्री बिजली नहीं चाहेंगे। वो सही निकला। इन्होंने जो वायदा किया था वो सही निकला और इनको राजनीतिक लाभ भी हुआ। तो अनुदान के इस अनुभव से वह प्रायः यहाँ पर अपोज थे। कुछ चीज़ों में माने बाद में। ये जो आपने अभी ऐसे ही अनौपचारिक चर्चा में कहा था कि जो गैस सिलेंडर योजना थी, उज्ज्वला, मुझे याद है धर्मेंद्र प्रधान जी और मैं गया और आदरणीय मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने थोड़े से डिटेल बताए, विस्तार से कुछ हमने भी बताया, पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने बताया। तो प्रधानमंत्री जी की पहली प्रतिक्रिया थी कि ये फ्री है
मैं कदापि इसके पक्ष में नहीं हूँ। हम लोग लौट आए थे उस दिन निराश होकर के। फिर इसके सोशल वैल्यूज़ को अध्ययन किया धर्मेंद्र जी ने कि महिला को कितना मेडिकल पे ट्रीटमेंट करना होता है, क्लाइमेट पे क्या असर होता है, उसको धुएं से क्या बीमारियां होती हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स धर्मेंद्र जी को ने इकट्ठी की। फिर हम लोग पुनः गए एक सप्ताह बाद और सारी बात बताई, और एक तरीके से हम लोगों ने पूरी बात नहीं बताई। हम लोग जो गैस का चूल्हा था वो भी फ्री करने जा रहे थे। ये सिलेंडर के पक्ष में थे, गैस के चूल्हे के पक्ष में नहीं थे। तो उस चीज़ को हम लोगों ने सोचा इसको नहीं बताते हैं, ये कंपनियां अपने बजट से दे देंगी, सरकारी बजट पे इसका असर नहीं आएगा, तो इसको नहीं बताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसके बारे में प्रारंभ में ना कर चुके थे। तो इस तरीके से नीड टू नो बेसिस पे हम लोगों ने प्रस्ताव को पास कराया और प्रस्ताव पास हो गया। तो इट वाज ऑलवेज यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज ही इज़ वेरी रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़। शपथ ग्रहण में जो दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया या उसके बाद विदेश नीति के जो मसले आते होंगे, उन सबको देख के आपको क्या लग रहा था कि फॉरेन अफेयर्स को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? जैसे कि कुछ आलोचक जिस प्रकार की बात कहते हैं और जो आपने खुद ही अनुभव किया, जो देखा, वो क्या था? इन्होंने सोच रखा था, आपको तो शायद मालूम ही होगा, मैं आपके लिए कोई नई बात नहीं बता रहा, लेकिन हो सकता है कुछ आपके श्रोतागण नहीं जानते हों। जब ये आरएसएस में थे और पार्टी से इनका कुछ जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी गई, तो ये अमेरिका गए थे और अमेरिका में इन्होंने लगभग सभी स्टेट का भ्रमण किया, सभी स्टेट का भ्रमण किया। इन्होंने खुद बताया है। कैसे करते थे? तो कहते थे मैं टाइम टेबल देखता था, ग्रे हाउंड बस थी वहाँ की, उससे जाता था। हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के कैपिटल में उस समय पहुँचता था जब रात हो जाए, बस स्टेशन पे ही खाना खा लेता था, वहीं के बेंच पे सो जाता था, वहीं की सुबह की सुविधाओं का उपयोग करता था और फिर बस में बैठ के उस स्टेट को देखता था, शाम को फिर लौट आता था। तो आप सोचें कि 50-51 स्टेट्स, उनका सबका भ्रमण करना, बीजिंग का 3 बार भ्रमण करना, जापान के जो बाद में प्रधानमंत्री हुए उनके साथ व्यक्तिगत मित्रता, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट इनमें था कि देश की विदेश पॉलिसी कैसी हो, और यह हमेशा ही विश्वास करते थे कि देश का विकास और विदेश की नीति दोनों में कहीं न कहीं एक मेल होना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न है, मैं समझता हूँ इनके मन में विदेश नीति क्या हो, इसके ब्रॉड कंटूर्स जो थे वो बड़े साफ थे। उसमें यह समझौता नहीं करना चाहते थे और यही चाहते थे कि जो विदेश के अधिकारियों की टीम हो वह उनकी विचारधारा के अनुसार कार्य करे। पहले के प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम करने का जो तरीका था और जो बदलाव आप लोगों के समय आया है, उसमें कैसा कोई कंटिन्यूटी दिख रही थी या लग रहा था कि पहले कुछ और था, अब ये चीज़ें चेंजेस के तौर पे आई हैं? इनका एकमात्र प्राथमिकता यह थी कि जब देश एक है, लक्ष्य एक है, तो अधिकारी अलग अलग राय क्यों देते हैं? इसके बारे में प्रायः वो कभी कभी असंतोष ना भी कहूँ तो निराशा व्यक्त करते थे कि ऐसा क्यों हो जाता है कि वित्त मंत्रालय उसी विषय को दूसरी दृष्टि से देखता है, विभागीय सचिव दूसरी दृष्टि से देखते हैं और दोनों कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। तो वह यह चाहते थे कि जब पत्रावली उनके समक्ष आए या मीटिंगों में जब राय दी जाए
तो उससे पहले प्रमुख सचिव उनसे बात करके उसमें एक मत पर ले आए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। यह कार्य उन्होंने मुख्य रूप से प्रमुख सचिव को दिया हुआ है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे सामने डिसीजन जब प्रस्तुत करें तो आप अपने डिसीजन को मुझ पर शिफ्ट मत करिए कि साहब वो फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं, लॉ मिनिस्टर ये कहते हैं, ऐसा कहते हैं, अब आपके समक्ष है। ही डिसलाइक दिस काइंड ऑफ difference of opinion being presented to him. He wanted a consensus to emerge and should be presented to him. Equally important was कि वो यह भी चाहते थे कि जब उनके निर्णय हो जाए उनके स्तर से, तो प्रमुख सचिव उस योजना के क्रियान्वयन में सक्रिय भाग लें, और अगर क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आए तो या तो अपने स्तर पे सॉल्व करें, और उन्होंने यह अनुमति दे रखी थी कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वह हस्तक्षेप करेंगे। विशेष रूप से पार्टी से रन स्टेट्स में यदि कोई स्लो पेस होता था और हम लोग जा कर के उन्हें बताते थे, तो वह संबंधित मुख्यमंत्री से बात करने की उनकी प्रवृत्ति है। वो ही इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो अपनी बात को कन्वे कर देते थे, बहुत इफेक्टिवली कन्वे करते थे। बहुत सारे पद पे जब अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आप लोग जाते होंगे उनके सामने, तो लिस्ट जब आप रखते होंगे तो वो तरीका कैसे होता था, कैसे पिक किया जाता था? आप लोग जो लिस्ट देते थे उसको सीधे वो ओके कर देते थे, या फिर कोई अपना ओपिनियन या पैनल मांगते थे, क्या होता था? अधिकारियों के बारे में तो मेरा अनुभव प्रारंभ के 4-5 दिन में ही हो गया था। उस समय हमारे सहयोगी जो वर्तमान में प्रमुख सचिव हैं श्री मिश्रा, इन्होंने कार्यभार नहीं ग्रहण किया था, क्योंकि इनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र को श्री मिश्रा देखने लगे। तो मैं गया था और मेरे साथ कैबिनेट सेक्रेटरी गए और प्रस्ताव रखा गया कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में। कुछ इन्होंने भी कहे थे कि इनको तत्काल इनका स्थानांतरण किया जाए, तो वो पूरी व्यवस्था लेकर हम लोग गए। तो हर एक केस में एक नाम हम लोगों ने प्रस्तुत किया, जो हमने और कैबिनेट सेक्रेटरी ने समझा कि वो सर्वोत्तम है। इन्होंने सुना, सुनने के बाद केवल एक प्रस्ताव को पास किया, जो एक स्थानांतरण का विषय था, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि इस अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया जाए। बाकी सब के लिए उन्होंने कहा देखिए ये मेरे साथ नहीं चलेगा, मेरे साथ आप पैनल लाएंगे, पैनल के गुण दोष आप लिख सकते हैं और फिर आप छोड़ देंगे उसे, उसके बाद मैं आपको निर्णय बता दूंगा और वह निर्णय फाइनल होगा। तो ये बड़ा क्लियर था दैट ही वांटेड ए से इन मैटर्स ऑफ सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरीज एंड इक्विवेलेंट जॉब्स। ईमानदारी की अगर बात करें तो उस लिहाज से मिनिस्टर्स हों या फिर टॉप ब्यूरोक्रेट्स, इन सब पे एकदम से नज़र रहती है प्रधानमंत्री की, पीएमओ की, कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। ये अलर्टनेस एकदम से रहता है। अलर्टनेस तो रहता है, लेकिन देखिए इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की बहुत प्रमुख भूमिका है। मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा भूमिका प्रधानमंत्री कार्यालय की है, और उसकी सबसे न्यूनतम आवश्यकता जो है, लेकिन वह सबसे सिग्निफिकेंट आवश्यकता, अत्यंत एक्सक्लूसिव आप समझें, वह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की खिड़कियां खुली होनी चाहिए। यदि आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम अपना बंद कर दिया, मिलने का सिलसिला बंद हो गया, लोगों के वर्ग विशेष की बातें सुनने का अगर अवसर बंद हो गया,
तो बहुत सारी निष्ठा के प्रश्न हों, योजनाओं के क्रियान्वयन के हों, या कभी कभी सार्वजनिक हित के हों। प्रधानमंत्री कार्यालय में हम लोग कोई ऐसे ऑल नोइंग सुप्रीम नहीं है। हमें जिनसे बात होती है उन्हीं की बात सीख के हम आगे भाषण देते हैं। तो उनकी बातें सुनी, ठीक लगी, निर्णय किया कि इतने हाइडल प्लांट हैं, इतने रोक दिए जाएं। प्रधानमंत्री जी के पास गए, उन्होंने उसका राजनीतिक पहलू देखा, मुख्यमंत्री को बुलाया, अकेले में बात की, और मुझे उस समय का याद है, मैं आगे नहीं जानता क्या हुआ, कि वह हाइडल प्लांट्स रोक दिए गए थे। तो यह एक जो विंडो है, ये एक तरीके से फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री को जाती है, और ये बहुत ही वाइबल है। जो आप लोग कभी कभी प्रश्न एक पूछते हैं, प्रधानमंत्री को सब चीज़ें कैसे पता लगती हैं? तो इसलिए कि यदि उनके पास ये इस प्रकार की विंडो, और पब्लिक की विंडो, और मिनिस्टर्स की विंडो, ये सब फीड कर रही होती है, तो उनके जानकारी आ जाती है। ही इज़ वेरी रिसेप्टिव टू दिस। मैं तो याद है हाइडल प्लांट्स को रोकने में मुझे उनका कितना समर्थन प्राप्त हुआ था। कई बार ऐसा होता होगा कि किसी चीज़ को जैसा वो चाहते हैं वो ना हो पाए, ब्यूरोक्रेसी उस रूप में डिलीवर ना कर पाए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी। तो उस कंडीशन में अगर कोई चीज़ ऐसी होती थी तो उनके नाराज़गी दिखाने का तरीका क्या होता है? लोग समझते हैं बहुत कड़े हैं, प्राय लोग कहते हैं स्टर्न लुक्स हैं, फ्रेंडली लुक्स नहीं हैं, ऐसा लोग कहते हैं ये इनके व्यवहार से लोग डरते हैं। इनका ह्यूमन साइड बहुत ही कंपैशन भरा है, और ये कभी भी किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा से उस पर आँच नहीं आने देते। उन्हें पूरा आभास रहता था कि ब्यूरोक्रेट्स को इज्जत के साथ ट्रीट करना होगा, क्योंकि यदि मैं उन्हें गलत ट्रीट करूंगा तो फिर उनके मिनिस्टर्स क्या सीखेंगे। एक दो केसेस ऐसे हुए जिसमें सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स में बहुत सीरियस मतभेद हुआ, बहुत सीरियस। कुछ तो हमें पता भी चला था कि आप तक मामला पहुंचा, और मैं उसको ले करके प्रधानमंत्री जी के पास गया। वो राजनीतिक विषय था, इसलिए मेरे पास उपचार नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की, बहुत सख्त कार्रवाई की। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी अधिकारी, ऐसा नहीं कि उन्हें निराशा नहीं हुई है, यह कहना गलत होगा। निराशा होती थी, चुप हो जाते थे, लेकिन किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ उनका व्यवहार वांटिंग हो, ये मैंने कभी भी अपने कार्यकाल में नहीं देखा। कोई ऐसा डिसीजन जो आप लोगों ने सलाह दिया हो करने को, उन्होंने निर्णय ले लिया हो, फिर बाद में उस फैसले को बदलना पड़ा हो और उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों या आप लोगों पे आती हो, ऐसा हुआ था या खुद ऑन करते? नहीं, ऐसे तो बहुत से विषय थे जिसमें उनका विचार एक था। उनके पत्र भी थे मुख्यमंत्री की हैसियत से उस योजना के खिलाफत में। जीएसटी योजना आप सभी जानते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखे थे, और प्रारंभ में स्वर्गीय श्री जेटली जी और हम सभी टीम के लोग जब ले करके जीएसटी को गए और उसकी हम लोगों ने गाथा गाई कि क्या अच्छाई है, हाउ एक रिवोल्यूशनरी फाइनेंशियल पॉलिसी टैक्सेशन की होगी। लेकिन पहले दो बैठकों में वो सहमत नहीं थे। उनका यह मत था कि इक्विटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट और कंजम्पशन स्टेट में इक्विटी नहीं है। जो रिटर्न्स आएंगे और जो उनका कंट्रीब्यूशन जीएसटी कलेक्शन में होगा वो इक्वल नहीं है। इकॉनमी अलग अलग है,
तो और या तो उनको पूरी तरह आभास था कि फेडरल सिस्टम में स्टेट्स के पास भी टैक्सेशन के पावर्स होने चाहिए। लेकिन तीसरी बैठक के बाद उन्होंने अपने निर्णय को स्वयं बदल लिया। हम सब ने प्रयास किया, लेकिन निर्णय बदलने में तो उनका ही योगदान है। और इतना बदला कि आपको याद होगा जीएसटी की जब घोषणा हुई तो रात के 12 बजे हुई थी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का माहौल था। उसको बताया गया था कि ये इकोनॉमिक फ्रीडम है। तो ऐसे अनेक निर्णय, मतलब दृढ़ रहे हैं, लेकिन रिजिडिटी नहीं है कि रिजिडिटी नहीं है। लेकिन देखिए, एक और उदाहरण दे करके फिर बात बताऊंगा। जब फॉर्म ऑर्डिनेंस पास हुआ तो 3 बार ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा। तीसरी बार ऑर्डिनेंस में मैंने जाकर, ये पहली बार हुआ था फर्स्ट फॉर्म बिल का ऑर्डिनेंस, लैंड एक्विजिशन। जी हाँ, लैंड एक्विजिशन। तो मैंने कहा साहब ऑर्डिनेंस लैप्स होने दिया जाए। तो वो बहुत सरप्राइज हुआ उनको कि मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कल तक इसको फोर्स कर रहा था, आज कह रहा है ऑर्डिनेंस लैप्स होने दिया जाए। आप लोगों ने फोर्स किया था कि ये करना चाहिए। हाँ हाँ, दोनों बार ऑर्डिनेंस हुए, हम लोगों का इसको पास कराना है। और बहुत बड़ा चित्र खींचा था, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। तो बोले क्यों? मैंने कहा साहब ये समय नहीं है, किसी भी रिफॉर्म के लिए समय होता है, हम लोगों की गलती है। हमने फार्मर्स के वातावरण को सही नहीं समझा, मिसजज किया, इसलिए हम आपको गलत राय दे बैठे और जल्दी में दे गए, इस उत्साह में कि हम आपके माध्यम से कोई नई चीज़ कराएंगे। मैंने अपनी गलती मानी थी, उनके समक्ष कहा था कि ये मेरी गलती है, जितना होमवर्क होना चाहिए था मेरे स्तर पे कदाचित नहीं हुआ। और जब उन्होंने देखा कि ये सिंसियर राय है, एक बार पूछा कि यू आर श्योर? सभी ने कहा हाँ, कृषि सचिव ने कहा हाँ, तो उन्होंने उसको लैप्स करने दिया। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, क्योंकि एक सामान्य उनके बारे में यह है कि वो चीज़ों को वापस नहीं करने देते। उनका जो पहला कार्यकाल रहा जिसमें आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उसमें जितनी बड़ी योजनाएं आज भी जिनकी चर्चा होती है, जनधन अकाउंट की बात कर लें, सौभाग्य की बात कर लें, उजाला की बात कर लें, आवास की बात कर लें, जीएसटी की बात कर लें, ये तमाम चीज़ें उसी दौर की हुई हैं। तो ऐसे में योजना हुई, एक्सिक्यूशन की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटर करते होंगे, तो वो तरीका क्या था? क्या टेक्नोलॉजी का बहुत सहारा लिया जाता था? किस तरह से हार्ड टास्क मास्टर के तौर पे आपके ऊपर प्रेशर बनाए रहते थे वो? उन्हें योजनाओं के प्रति जानकारी, उनकी सार्वजनिक जो उनका एक पॉलिटिकल कैरियर समझें या पॉलिटिकल एक्टिविटी का अंश माने, उससे उनके पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम था। क्या क्या था मैं पूरी बात नहीं बता पाऊँगा, उदाहरण लेके स्पष्ट करूँगा। आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में उन्हें चिंता रहती थी। पहली चिंता रहती थी रजिस्ट्रेशन पर्याप्त नहीं है। दूसरी चिंता रहती थी कि जो मरीज है उसका समय से एडमिशन और विशेष रूप से निजी अस्पतालों में नहीं हो रहा है। और तीसरी चिंता थी कि निजी अस्पतालों का रीइंबर्समेंट पेमेंट में बहुत डिले हो रही है, जिससे वह इस योजना के हिस्से नहीं बनना चाहते। अब ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम उनके पास था, वो जानते थे। समीक्षा बैठक में उन्होंने कभी निराश नहीं किया आयुष्मान योजना के जो कैप्टन थे, पायलट थे और स्वास्थ्य सचिव को, लेकिन किसी न किसी टोन में यह बात हम लोगों तक आ जाती थी कि इसमें वो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है
आपने टेक्नोलॉजी की बात की तो एक अच्छी योजना पीएमओ में चलती है, अभी भी चलती ही होगी। एक वो प्रगति की समीक्षा करते थे, जिसमें कि वो 8 से 10 योजनाओं को स्वयं मार्क करते थे, जिनके बारे में स्टेट्स को या मिनिस्ट्रीज़ को बताया जाता था कि अगली प्रगति समीक्षा में आपका विषय आ रहा है। यह कह कर के ही उसमें बहुत प्रगति हो जाती थी। और जब प्रधानमंत्री जी संबंधित अधिकारी से बात करते थे, वहाँ वर्चुअल प्रेजेंटेशन था, अधिकारी भी आ जाते थे, तो मैंने देखा कि वह कुछ न कुछ उस अधिकारी की विशेषता को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी कर देते थे। कोई अधिकारी जिसका कार्यकाल कम हो रहा है या कम रह गया है, तो समीक्षा टिप्पणी में वो कहेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने कार्यकाल में इसे पूरा कर लेंगे। प्रेशर बनाने का ये तरीका होता था। अब आप सोचिए कि कैसे उन्होंने एक चीज़ हंस के, और सब लोग हंसने लगते थे कि ये क्या हुआ। हार्ड टास्क मास्टर के तौर पे पीएम थे आप लोगों के ऊपर? देखिए, वो तो हर समय काम करते हैं, आपको मालूम ही है, उनके लिए छुट्टी वगैरह भी कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग कभी ये नैतिक बल नहीं था हमारे पास कि हम ये कह सकें कल सर संडे है। तो एक तो वो ऑटोमेटिक हो जाता था, और वो एक ऐसी परंपरा इनके कार्यकाल में चली कि हम सभी आते थे। तो अभी कभी कभी मैं श्री पीके मिश्रा जो वर्तमान में हैं, उनको संडे को फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ आप कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कार्यालय में हैं। मैं संडे में कार्यालय में? कहले आप ही तो ऐसा ट्रेडिशन छोड़ गए थे। इस तरीके से तो वो उस ऑफिस का एक अपना सिलसिला है कार्य का। नोटबंदी, इतना बड़ा फैसला लिया गया करप्शन के खिलाफ, उस समय पीएम का अप्रोच आपको कैसा नजर आता था? जाहिर तौर पर सबसे पहले उन्होंने आपको ही ये जानकारी दी होगी। जी बिल्कुल। प्रारंभ में हम केवल 3 व्यक्ति थे जिनको ये जानकारी थी, 3 महीने पहले। फिर एक समूह 7-8 लोगों का हुआ, जब 20 दिन 25 दिन रहे, क्योंकि अध्ययन जरूरी था कि मोरारजी देसाई जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके ज़माने में कैसे हुआ था, इंदिरा जी शास्त्री जी के ज़माने में क्या उस पर नोटिंग थी। तो फिर कुछ लोगों को जोड़ना पड़ा, बैंकों से कोऑर्डिनेशन के लिए जोड़ना था, प्रिंटिंग प्रेसेस से कोऑर्डिनेशन के लिए जोड़ना था। इसलिए फिर और बड़ा आवश्यक था कि ये नेचुरली कॉन्फिडेंशियल रहे। तो एक चुनौती थी, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है आज जब मैं सोचता हूँ, उन्होंने आखिरी दिन तक यह नहीं पूछा कि तुम लोग तैयार हो कि नहीं। जब मैंने उनसे कहा कि सभा तिथि अब निश्चित कर दें, किस तिथि को आप कैबिनेट बुलाएंगे, उसका हमें समय तय करना होगा, तो उन्होंने तिथि निर्धारित कर दी। उस दिन भी हम लोगों से नहीं पूछा कि भाई ये सब तैयारी हो गई है। एक उनको इंट्रिंसिक विश्वास था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, रिजर्व बैंक को, पीएमओ को जिम्मेदारी दी गई है, तो वह जिम्मेदारी के अनुसार उतरेंगे। लेकिन कभी भी उन्होंने यह नहीं कहा कि इस कार्य में आपका होमवर्क कम था, इस कारण से 2 दिन कठिनाई आई, या इस कारण से बैंकों में भीड़ बढ़ी, आप एंटिसिपेट नहीं कर सके। ये कारण ऐसे थे जिस पर आलोचना स्वाभाविक थी, लेकिन उन्होंने उस आलोचना को कभी अधिकारी गण पे ट्रांसफर नहीं किया। एक दूसरा चैलेंज आया सर डोकलाम का, लगभग 73 दिनों तक चला। उस समय पीएम का अप्रोच और पर्सनैलिटी कैसी नजर आई? वह कार्यकाल संभवतः मैं तब तक निकल चुका था, लेकिन जो फर्स्ट डोकलाम के बगल में एक डिस्टर्बेंस हुआ था, जहाँ पहली बार
पीपल आर्मी जो थी चाइना की, उसने किया था और अटैक हाँ भाई, हुआ था। 73 दिन में बचे। और वह एक अजीब सा अनुभव था, क्योंकि ठीक उसी समय उसी तारीख को चीन के अध्यक्ष जी इस देश में थे और मीटिंग हो रही थी। प्रधानमंत्री जी के और उनके सहयोगी और वह बिल्कुल, हम लोग हैदराबाद हाउस में थे और खबरें मिनट टू मिनट आ रही थी कि ऐसा हो गया है। मुझे याद है बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी ने सभी को कहा कि आप लोग जाएं, मुझे सिर्फ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करनी है। और उन दोनों जने की कुछ बात हुई होगी। और उस समय, यद्यपि वो रुका नहीं, लेकिन उस समय वो एक्शन वहीं पर जहाँ था रुक गया था, फर्दर एग्रवेट नहीं हुआ था। क्या कारण चीन राष्ट्र के अध्यक्ष ने बताया होगा, हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात बहुत साफ साफ कही थी। एक दूसरा चैलेंज जब आया, उरी वाला मामला हुआ, हमने फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया बालाकोट। तो इस दरमियान क्या था अप्रोच पीएम का और किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर रहे थे? देखिए, प्रधानमंत्री जी इस विषय को अपने निर्देशन और संरक्षण में रखते हैं। हमारे ज्येष्ठतम फोर्स के प्रतिनिधि हैं, उनसे वह चर्चा करते थे और उनकी पूरी बात सुनी जाती थी। बड़े आदर के साथ प्रधानमंत्री जी उन लोगों की बैठकों में उनकी बात को सुनते थे। प्रायः बैठकों के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तब भी थे, अब भी हैं, श्री डोवाल, उनसे प्रधानमंत्री जी का विचार विमर्श होता था। बहुत से ऐसी बैठकों में कोई नहीं रहता था, प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री के वो भी नहीं रहते थे। बहुत से में उनको श्री डोवाल बताते थे कि ऐसी चर्चा हुई है। लेकिन आई वुड से दैट एज political head, he was keeping a full control on these international developments, and his guidance, clear orders were always available to the force for implementation. कभी किसी प्रेशर में नज़र आते थे उस दरमियान? वैसे बड़े क्राइसिस अगर हों तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएं? मैं इसके बारे में तो कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत कैरेक्टर हो सकता है, वो शेयर ना करते हों। निर्णय लेने के बाद निर्णय का परिणाम क्या होगा, वो प्रेशर में रहते थे। जिस रात को उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हम सभी को मालूम है, और बाद में उन्होंने स्वयं बताया, पूरी रात जगे थे और पूरी रात उनको ब्रीफ किया जा रहा था नक्शे पर कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये लौटा है, ऐसा हुआ, अभी ये अवेट किया जा रहा है। जब आप पीएम दफ्तर से सर निकले तो दो बड़े प्रोजेक्ट की अगर बात करें जो उन्होंने आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी, जो कि पीएम के दिल के बहुत करीब, राम मंदिर और प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो सबसे पहले राम मंदिर को लेकर अगर बात करें आपसे, कि प्रधानमंत्री जी ने क्या आपको बताया था कि मंदिर कैसा होना चाहिए, जो आत्मा कैसी होनी चाहिए, कोई खास ऐसी चीज़ जो उनका इंस्ट्रक्शन रहा हो आपको शुरू में ही? समय समय पे उनके शब्द तो मुझे अच्छी तरह याद हैं। पहली बार उनका ये मंदिर जो है वो इतना भव्य होना चाहिए कि ये सनातन धर्म का एक यह समझा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वास करता है उसका यह नेसेसरी विजिटिंग पॉइंट होगा वर्शिप के लिए। वह इस बात को उन्होंने अनेक बार एम्फसाइज किया होगा कि लाइफ उसकी बहुत लंबी होनी चाहिए,
टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल हो कि वो लाइफ हो, और उनके पास उदाहरण प्राचीन मंदिरों के। वह इस बात को प्रायः कहते थे कि आप चाहें या ना चाहें, इस मंदिर की तुलना विश्व के अन्य मंदिरों के, मंदिर या स्वरूप, चर्च, मॉस्क, जो भी हो, जो भी मतलब एक रिलीजियस स्थान है, उनसे की जाएगी। इसलिए आपको यह भी ध्यान में रखना होगा। और इसके बारे में तो खैर उनकी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे। ये मैं अलग अलग बैठकों में कैसे डेवलप हो रहा था उनका थॉट प्रोसेस। नॉर्थ साउथ का बड़ा भारी विषय था उनके समक्ष कि साउथ के लोग भी यह समझें कि यह केवल नॉर्थ का मंदिर नहीं है। फिर सामाजिक समरसता का प्रश्न था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर है, तो उन्होंने चाहा कि यहाँ पे वाल्मीकि जी का मंदिर हो, निषाद जी का हो, सबरी माता का हो, अहिल्या का हो, अगस्त्य मुनि का हो, तो इनके भी मंदिर वहाँ बनाए गए हैं और आप जाएंगे तो आपको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस पे जोर था कि सामाजिक समरसता ओ का भी बहुत ज़्यादा। उन्होंने साफ साफ कहा था ये मंदिर आपको बनवाने होंगे। उससे पहले मेरे मानसिक पटल पे कहीं इसकी योजना भी नहीं थी। प्रधानमंत्री संग्रहालय को लेकर सर कोई खास इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया? उन्होंने यह इंस्ट्रक्शन दिया था कि इसमें किसी भी प्रधानमंत्री का नेगेटिव डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हर उनके अनुसार हर प्रधानमंत्री ने अपनी निष्ठा, विश्वास और अपने क्षमता के अनुसार देश को बढ़ाया है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप यह देख लें कि हर एज ग्रुप का व्यक्ति यहाँ आएगा संग्रहालय में, और वह जब संग्रहालय से बाहर जाने लगे तो वह संदेश क्या लेकर जा रहा है, दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटमस टेस्ट फॉर यू। सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला।